हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम आज एनसीईआरटी का विज्ञान विषय में क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप है, यानी जो भी हम चीज़ें प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करा के, एक्सपेरिमेंट करा के वीडियो चैनल पे डालूंगा। आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी उसे देख के समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आप सुन रहे हैं, शब्द है शुद्ध। शुद्ध से हम क्या समझते हैं? शुद्ध का हमारे लिए मतलब होता है, जनरली जो हम समझते हैं उसका मतलब होता है खाने योग्य शुद्ध पदार्थ हो, खाने पीने योग्य जो भी चीजें हों वो शुद्ध हों। शुद्ध का मतलब कि जैसे नमक है तो उस नमक में और कोई चीज ना मिला हो, वो सिर्फ नमक हो, शुद्ध नमक जिसे कहते हैं। घी है तो शुद्ध गाय का देसी घी हो, ऐसा ना हो कि उसमें गाय भैंस सबका दूध मिला के तब घी निकाला गया हो। तो ऐसी चीजें जहां पे कई चीजें मिली हुई हो तो उसको हम शुद्ध नहीं मानते सामान्यतः। लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्ध किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा में शुद्ध का मतलब होता है कि जो पदार्थ है या तत्व है, ठीक है, यहां पे तत्व कहेंगे, वो सिर्फ खुद से ही बना हो, यानी उसके अंदर सिर्फ उसी के जैसे कण उपलब्ध हो, उसे हम शुद्ध कहें। अब जैसे दूध है, गाय का दूध आप ले आइए, सीधे कहीं से भी जाके डेयरी से गाय का दूध ले आइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये एकदम शुद्ध गाय का दूध है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे क्या होगा? विज्ञान उसे शुद्ध नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि गाय का दूध एक प्रकार का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? गाय के दूध में जल भी उपलब्ध होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो इन सभी चीजों का मिश्रण होता है गाय का दूध। इसीलिए विज्ञान इसे शुद्ध नहीं कहता। शुद्ध कौन कहता है? हम जैसे लोग कहते हैं शुद्ध उसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं शुद्ध क्या है, वैज्ञानिक तौर पे शुद्ध किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। शुद्ध का मतलब शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों। जैसे सोना क्या है? सोना गोल्ड। तो गोल्ड में हम गोल्ड को कितने भी छोटे भागों में तोड़ते जाएं, कितना भी छोटा छोटा कण में तोड़ दें, लेकिन हर एक छोटा कण क्या होगा? उसका सोना ही होगा, ठीक है, सोना होगा। सोने के अलावा उसमें कोई और चीज नहीं मिली होती। प्योर गोल्ड जो होता है उसमें सोने के कण के अलावा कोई और चीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर इम्प्योर गोल्ड कहा जाए, इम्प्योर गोल्ड में आपको सोने के कण भी मिलेंगे और उसमें कुछ हद तक और इम्प्योरिटीज भी मिली होंगी, तो उसको विज्ञान शुद्ध नहीं कहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करें मिश्रण की, मिश्रण के प्रकार आते हैं हम मिश्रण पे। मिश्रण क्या है पहले तो जान लेते हैं। मिश्रण क्या है? देखिए, मिश्रण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक तत्वों या दो या दो से अधिक यौगिकों का मेल तैयार करना। मेल का मतलब या मिलाकर तैयार करना। अब जैसे तत्वों की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन ये मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, तो दो तत्व मिलके क्या बनाए? एक मिश्रण बनाए। हालांकि ये मिश्रण नहीं, ये यौगिक है, ठीक है। NaCl क्या है? यौगिक है। अब यहां पे दो यौगिक को मिलाया जाए। दो यौगिक का मतलब जैसे हमारे पास H2O है, क्या है? H2O, और हमारे पास है NaCl। तो एक यौगिक ये हो गया, एक यौगिक ये हो गया। इसको हम जब मिलाएंगे तो हमारा एक विलयन तैयार होगा, ठीक है। पानी में नमक घोल दीजिए, क्या होगा? आपका एक विलयन सॉल्टी मिक्सचर तैयार होगा। तो यहां पे दो यौगिक को मिलाकर भी हम मिश्रण तैयार कर सकते हैं और दो तत्वों को मिलाकर भी हम एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
तो मिश्रण क्या हुआ ये आप जान गए, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों को मिलाकर हम मिश्रण प्राप्त करते हैं। अब मिश्रण के प्रकार, अब ये चीजें आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? इस तरह के मिश्रण जिनकी बनावट समान हो, ठीक है, कह सकते हैं इस तरह के मिश्रण जिनकी बनावट समान हो। सामान्यतः सीधा सिंपल सा उदाहरण अगर हम देखें तो पानी और चीनी, क्या होता है? पानी और जो चीनी होता है, चीनी मतलब वो चाइनीज नहीं, चीनी का मतलब शुगर, ठीक है। पानी और चीनी का जो शरबत हम तैयार करते हैं क्या है? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। जहां पे जो विलयन है, पानी और चीनी को जब हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होता है वो हमें एक ही प्रकार का दिखाई देता है, एक ही रंग का दिखाई देता है। लेकिन एक खासियत होती है कि अगर हम सिर्फ पानी पिए तो उसमें स्वादहीन होगा, कोई स्वाद नहीं होगा। सिर्फ चीनी खाए तो वो सिर्फ मीठा होगा। लेकिन जब हम पानी और चीनी का विलयन मिला के इसको पीते हैं तो आप देखेंगे कि पानी तो रहता ही रहता है, साथ में वो पानी मीठा हो जाता है, यानी उस पानी में चीनी के गुण विद्यमान रहते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो देखने पर तो एक समान दिखाई देता है, किंतु उसमें मिले हुए जो भी अवयव हैं वो अपने गुण को विद्यमान रखते हैं, ठीक है। जैसे आप दाल चावल सब्जी मिला के खाते हैं, आप दाल चावल सब्जी और दही मिला के खाते हैं, तो जब आप उसे खाते हैं तो आपको उसमें दाल का स्वाद भी आता है, चावल का भी टेस्ट आता है, सब्जी का भी टेस्ट आता है, दही का भी टेस्ट आता है। तो आपने मिश्रण तो तैयार किया लेकिन टेस्ट सबका आया, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब यह नहीं है कि दाल चावल सब्जी यहाँ पे समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी नहीं है वो। मैं एक उदाहरण दे रहा था, लेकिन पानी और चीनी का मिश्रण समांगी है। तो ये तो हो गया एक समांगी मिश्रण। इसके बाद एक मिश्रण होता है हमारा क्या? विषमांगी मिश्रण जिसे कहते हैं। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ मिले हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पदार्थ अगर हम मिला दें, लोहे का चूड़ हो और बालू हो, क्या हो? लोहे का चूड़ और बालू, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोहे के चूड़ को भी अलग से देख पाते हैं और बालू के कणों को भी अलग से देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब यहां पे आते हैं। अब यहां पे एक विशेष चीज और पाई जाती है। एक विशेष चीज है जिसको हम कहते हैं कोलाइड विलयन, ठीक है। एक होता है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा दूध, ठीक। दूध जो है वो कोलाइड विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब कोलाइड विलयन होता क्या है? देखिए, कोलाइड विलयन एक तरह का हमारा क्या है? एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। लेकिन जनरली जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं विषमांगी मिश्रण के गुण की, उसमें कण हमें अलग अलग दिखाई पड़ेंगे और उनको हम छान कर या किसी और तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोलाइड के साथ ऐसा नहीं है। कोलाइड में जो कण मिले होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसको अगर आप छान कर अलग करना चाहेंगे तो आप अलग नहीं कर सकते। तो कोलाइड विषमांगी क्यों है? अब इसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कोलाइड क्यों है विषमांगी। कैसे? देखिए, एक हम विषमांगी मिश्रण लेते हैं पानी और बालू का, उसको खूब तेज से मिला देते हैं। मिलाने के बाद उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसको रखते हैं और वहां पे टॉर्च जलाते हैं। लाइट आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा, ठीक है, दिखाई देगा। तो ये विषमांगी मिश्रण है। वहीं आप चीनी के शरबत में, पानी और चीनी के शरबत में लाइट मारेंगे तो पानी का जो लाइट का जो पाथ है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए
और उसकी मिलाने के बाद उस पर टॉर्च की लाइट जलाइए तो आपको उस दूध के विलयन में लाइट जाती हुई दिखाई देगी, लाइट का पाथ विजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह के विलयन को विस्मांगी विलयन कहते हैं। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि जब हम जो हमारा पहला विलयन है, पहला विलयन का मतलब जो हमारा सामांगी विलयन है पानी और चीनी का, वो अस्थाई हो गया है, वो अस्थाई होता है। यानी पानी और चीनी का जो शरबत तैयार हुआ वो अस्थाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप मिलाने के बाद कहीं रख दिए तो दूसरे दिन आके उसको पिएंगे तो वो मीठा नहीं लगेगा, वो तब भी मीठा रहेगा। लेकिन बालू लोहे और पानी का मिक्सचर तैयार करिए, आप उसको कुछ देर के लिए रख देंगे मिलाने के बाद, तो आप देखेंगे कि पानी ऊपर आ गया और सारी लोहे और बालू जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन कोलाइड के साथ ऐसा नहीं होता। कोलाइड में दूध और पानी अगर आपने मिला दिया है तो वो अस्थाई मिक्सचर तैयार हो गया, समझ लीजिए आपका। ठीक है, वो अस्थाई मिक्सचर हो गया और वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप जब भी उसमें टॉर्च की लाइट मारेंगे वो जो लाइट है उसका पाथ विजिबल ही दिखाएगा, उसका पाथ किरण जो है वो जाती हुई दिखाई देगी इसमें। तो ये अंतर होता है कोलाइड में और कोलाइड एक तरह का विस्मांगी मिश्रण है। ये बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मिश्रण दो ही प्रकार के होते हैं, एक सामांगी एक विस्मांगी। हाँ, विस्मांगी में एक प्रकार का और मिश्रण होता है जिसको हम कोलाइड कहते हैं, ये आप ध्यान से रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद विलयन क्या होता है? तो विलयन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। ठीक है, विलयन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक क्या होता है? जैसे एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी जो है ये क्या होगा? पानी हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। ठीक, अब इसमें जो चीनी के कण होंगे, इसमें जो चीनी के कण मौजूद होंगे वो क्या होगा? चीनी के कण विलेय होंगे। ठीक है, उनको विलेय कहा जाएगा। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखिए, सामांगी मिश्रण में दो चीजें होती हैं, जो अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे। और जब दोनों मिलेंगे, मिलकर एक विलयन मिल जाएंगे तो वो जो बनाएंगे उसको विलयन कहा जाएगा। ठीक है, यानी जो पानी चीनी का शरबत तैयार होगा उसको हम विलयन कहेंगे। अब इसकी खास बात मैंने बता दी थी, पहले ही बताइए आपको। सामांगी मिश्रण में जो भी अवयव मिलाए जाएंगे, जैसे चीनी के साथ नींबू भी मिलाया गया, तो इस शरबत में नींबू का भी स्वाद होगा और चीनी का भी स्वाद होगा। ठीक है, यानी जो भी अवयव मिलाए जाएंगे वो अपना गुण विद्यमान रखते हैं, वो अपने गुण को नहीं खोते। ठीक, लेकिन अब यहीं पे कुछ धातुएं आती हैं जिनको हम मिश्र धातुएं कहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये धातुएं जो होती हैं ये सामांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। एक चीज और, पानी चीनी का शरबत ज्यादातर सामांगी मिश्रण जो होते हैं इन्हें हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं। ये भी जो है एक परिभाषा है कि सामांगी मिश्रण को हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन जो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातु भी सामांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन इनको हम भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इनको तैयार करने के लिए एक निश्चित मात्रा में जो तत्व होते हैं उनको मिलाया जाता है। जैसे पीतल के लिए जिंक 30% होता है और कॉपर 70% मिलाया जाता है, यानी 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाएगा, तब जाके हमारा पीतल तैयार होता है। तो ये क्या हुआ? निश्चित मात्रा हो गई, निश्चित मात्रा में मिलाया गया, लेकिन फिर भी इसको हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे मैंने बता दिया कि किसी विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है, विलेय होता है। ठीक, विलायक हमेशा विलेय से अधिक होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसको विलेय कहेंगे। चलिए, ये आप समझ गए। अब कई सारे उदाहरण हैं, जैसे चीनी और पानी का विलयन। इसमें चीनी क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। आयोडीन एल्कोहल का विलयन, इसमें आयोडीन हमारा विलेय है, एल्कोहल हमारा विलायक है। जो हमारा
कोका कोला होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो विलय होती है और जो जल होता है वो विलायक होता है। वायु की बात करें तो वायु में बहुत सारी गैसें मिली होती हैं। बड़े मात्रा में बात करें तो 21% ऑक्सीजन होता है, 78% जो हमारा है नाइट्रोजन होता है। वायु भी समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन हमारा इसमें यहाँ पर विलायक हो जाता है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब विलयन के गुण, ये सारे गुण मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। इतने छोटे कण होते हैं एक विलयन में, इसलिए हम इसको आंख से नहीं देख पाते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, यानी पानी और चीनी के शरबत पर अगर आप टॉर्च मारेंगे तो आपको प्रकाश की किरण विजिबल नहीं होगी, ठीक है, जाती हुई नहीं दिखाई देगी। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, विलय को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देने पर भी इसके कण नीचे नहीं बैठते, यानी ये एक तरह से अस्थायी विलयन तैयार करते हैं। पानी और चीनी का विलयन क्या है, समांगी विलयन जो होते हैं ये अस्थायी विलयन तैयार करते हैं। ठीक है, ये तो इसके गुण हो गए। अब आते हैं विलयन की सांद्रता। चलिए, विलयन की सांद्रता क्या है। देखिए, सांद्रता का मतलब है यहां पर, विलयन की सांद्रता का मतलब कि किसी विलयन में जो विलय पदार्थ मिलाया गया है, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, विलयन में जो विलायक और विलय पदार्थ होते हैं उसमें विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसी के आधार पर हम विलयन की सांद्रता तय करते हैं कि विलयन तनु है या सांद्र है या हमारा संतृप्त है। ठीक है, ये चीज हम बताते हैं। तो किस पे निर्भर करता है, जो हमारा विलय पदार्थ होता है विलयन में, इसी पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि विलयन तनु है, सांद्र है या संतृप्त है। ठीक, चलिए, तनु और सांद्र एक दूसरे के तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है, डायलूट और कंसंट्रेटेड कहते हैं। अब यहां पे आगे आते हैं। देखिए, कोई भी विलयन हो, जैसे पानी और चीनी, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी घोलते गए घोलते गए घोलते गए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप घोलते गए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप चीनी घोलते जाएंगे लेकिन चीनी उसमें घुलेगा ही नहीं, और आप कहेंगे इसमें तो चीनी घुल ही नहीं रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक निश्चित ताप पर किसी भी विलायक में विलय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। ठीक है, किसी भी विलयन में, किसी विलायक में, किसी भी विलयन के किसी विलायक में विलय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती है एक निश्चित ताप पर। ठीक है, ताप आप बढ़ाते रहिए, कम करते रहिए, ताप बढ़ाएंगे तो विलायक और घुलेगा, यानी और चीनी हम घोल सकते हैं। अगर ताप कम करेंगे तो चीनी की मात्रा हम नहीं घोल सकते और। ठीक है, तो यहां पे संतृप्त और असंतृप्त जानने का कुछ फार्मूले हैं, जानने के कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को हमें याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, यहां पे 3 तरीके बताए गए हैं आपकी किताब में, वो 3 तरीके हम यहां पर जानते हैं। कोई भी विलायक किसी विलयन में कितनी मात्रा में घुलता है वही उसकी घुलनशीलता कहलाती है। सीधी सी बात है, जितना चीनी आप पानी में घोल सकते हैं वही उस चीनी की घुलनशीलता है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, एक चीज, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं ये एक बार जान लीजिए। देखिए, कोई विलयन है उसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्तता क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निश्चित तापमान पर यदि कोई विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ये चीज मैंने पहले ही बताया कि एक निश्चित ताप पर एक निश्चित मात्रा ही विलय की घुलेगी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति, किसी भी विलयन की ऐसी स्थिति कि उसमें हम और विलय पदार्थ ना घोल सकें, इस स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, पानी और चीनी का शरबत आपने तैयार किया, उसमें और चीनी आप मिला रहे हैं लेकिन चीनी घुल नहीं रहा है, तो
इस स्थिति को हम कहेंगे कि पानी और चीनी के विलयन का ये संतृप्त विलयन तैयार हो चुका है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन भी आप समझ गए क्या होता है। तो संतृप्त विलयन आप समझ गए। तो यहां पे पदार्थ की मात्रा जब संतृप्तता से कम हो, ठीक है, यानी जैसे ही वो स्थिति, आपको वो स्थिति पता चल जाए कि पानी में चीनी इतनी घुल चुकी है कि इसके बाद और घोलेंगे तो नहीं घुलेगी, तो संतृप्त विलयन से जो नीचे की स्थिति, जस्ट नीचे की स्थिति जो होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, यानी संतृप्त अवस्था में पहुंचने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं किसी निश्चित ताप पर। ठीक है, अब आते हैं जो तरीके हैं हमारे, 3 फॉर्मूले हैं वो हम जान लेते हैं कि सांद्रता हम कैसे निकालेंगे। तो सांद्रता तो एक हम निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे ऊपर हम रखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान, गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में उत्तर आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आयतन प्रतिशत में निकालना है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे विलयन का आयतन, गुणे 100 कर देना है। और तीसरा है हमारा, जब हमें, अब देखिए हमें क्या चीज प्रश्न में दी गई है उस आधार पे हम तीनों फार्मूले में से किसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आयतन प्रतिशत निकालना है, तो विलेय का आयतन और बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, ये हम कर देंगे तो हमारा, इससे भी हमारा जो है संतृप्तता निकल जाएगी, इससे पता चल जाएगा कितना प्रतिशत संतृप्त है विलयन। यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल को भी एक बार देख ही लेते हैं जल्दी से। देखिए सवाल में हमको क्या दिया है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, देखिए विलायक है यानी पानी कितना है 320 ग्राम, ठीक है, जल लिखा है 320 ग्राम जल है, 40 ग्राम साधारण नमक है, यानी विलय कितना है, विलय है 40 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए यानी परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है जल की मात्रा 320 ग्राम, साधारण नमक 40 ग्राम, तो 320 ग्राम और 40 ग्राम को जोड़ देंगे तो कितना होगा 360 ग्राम। ठीक है, हमारे पास विलयन का जो है आयतन हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, सीधा फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला क्या है हमारा, द्रव्यमान का प्रतिशत, तो द्रव्यमान हमको पता है, आयतन कह दिया मैंने, यहाँ पे द्रव्यमान हमको पता है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमारा 40 है और विलयन का द्रव्यमान 360 हमने निकाला, गुणे 100 कर दिया तो हमारा 11.1% हमारा सांद्रता आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं निलंबन क्या है। देखिए निलंबन, जो विषमांगी मिश्रण होते हैं हमारे, निलंबन वहां होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में ही हमारा निलंबन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये देख लीजिए। जैसे विलेय पदार्थ जो कण होते हैं, विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं है। जैसे कि कोई हमारा एक घोल है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसमें हम बालू के कण मिला दें, तो आप जानते हैं कि पानी में बालू का कण पूर्णतया क्या, आंशिक रूप से भी नहीं घुलता। ठीक है, घुलता नहीं है। तो इसको हमें अलग करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको मिलाने के बाद कुछ देर के लिए ग्लास को स्थिर रख देंगे और छन्नी से छानकर, छन्ना पत्र से छानकर अलग कर देंगे। तो ये क्या है, इस विधि से हम जो कण है वो अलग हो जाएंगे, बालू अलग हो जाएगा, पानी हमारा अलग हो जाएगा। तो जो हमारा घोल होता है यहां पे हमारा निलंबन हो जाता है। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं जो विषमांगी घोल है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे निलंबन कहते हैं। विषमांगी घोल में जो ठोस होता है, अब इसमें विषमांगी घोल में ठोस क्या है, यहाँ पे बालू जो था वही तो ठोस था, तो ये क्या होता है, परिक्षेपित हो जाता है, ये अलग हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इसी को हम निलंबन कहते हैं। ठीक, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी विशेषता जान लेते हैं पहले। विशेषता क्या है, देखिए विषमांगी मिश्रण क्या है, एक विषमांगी मिश्रण को हम आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबन जो होता है, ये निलंबित कण को प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी जो बालू के कण होंगे इसके अंदर, ये प्रकाश की कणों को फैलाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देने लगता है। यानी जो विषमांगी मिश्रण है कभी कभी एक तरह से कोलाइड का गुण आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम आते हैं कोलाइड पर भी। इसके बाद इसे अगर हम शांत छोड़ दें तो इसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात
निलंबन जो है अस्थाई होता है, यानी जो विषमांगी मिश्रण होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कुछ विषमांगी मिश्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अस्थाई मिश्रण को तैयार करते हैं। ठीक है, कुछ विषमांगी मिश्रण, यहां पे मैं कुछ विषमांगी मिश्रण ही कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो जिन विषमांगी मिश्रणों में निलंबन का गुण होता है, ठीक है, वो अस्थाई होते हैं, अस्थाई मिक्सचर तैयार करते हैं वो। चलिए, अब जैसे एक चीज आए, जैसे ही निलंबन का गुण इसमें खत्म होगा, ऐसे मिश्रण जिसमें निलंबन का गुण होता है और उसमें निलंबन का गुण खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो विलयन प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं करते, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और हमें मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता, हमें मार्ग प्रकाश का नहीं दिखाई देता। ठीक है, यानी वो अपना जो कोलाइड वाला गुण है वो खो देता है। अब आते हैं कोलाइड क्या है। ठीक है, कोलाइड एक ऐसा विलेयर होता है जिसे हम साधारणतया देखें, यानी सामान्य तौर पर देखें तो वो हमें सामांगी मिश्रण दिखाई देता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, सामांगी मिश्रण दिखाई देगा। देखने में तो सामांगी मिश्रण है, लेकिन असल में कोलाइड जो होता है वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसको जैसे कि हमारा दूध अभी मैंने बताया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका है जानने का, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा टिंडल इफेक्ट। किसी विलयन में, कोई विलयन है, यहाँ पे विलयन तैयार है और यहाँ पे हम टॉर्च से लाइट मार रहे हैं। ठीक है, लाइट प्रकाश दे रहे हैं। तो अगर हमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है इस विलयन में, इस विलयन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक गिलास में पानी रखा है, टॉर्च से यहाँ लाइट जलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा है, जबकि इस विलयन में आप देख रहे हैं कि टॉर्च की लाइट इस तरह से जाते हुए दिख रही है हमें। तो इस प्रभाव को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं और यहाँ पे हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये प्रभाव मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं टिंडल इफेक्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, आप सुबह सुबह जब देखते हैं जंगलों में, देखिए या पेड़ के पीछे अगर सूरज उगा हुआ है तो आप देखेंगे पेड़ के आगे ये प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव में दो चीजें होती हैं। पहले तो इसका थोड़ा सा गुणधर्म विशेषता जान लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को किरण के, देखिए कण इतने छोटे तो होते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, जिसके कारण उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी उन प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है। इनको अगर हम शांत छोड़ दें, इस विलयन को शांत छोड़ दें, तो ये कण जो है ना तल पर बैठते नहीं, यानी कह सकते हैं कि कोलाइड विलयन जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, स्थायी यानी परमानेंट होते हैं। ये छन्ना विधि से नहीं पृथक किए जा सकते। इनको पृथक करने की एक विधि है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रण मेथड या अपकेंद्रीयकरण तकनीक। ठीक, इस विधि से हम इससे जो कण हैं, कोलाइड विलयन के जो कण हैं, वो हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके गुण हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं। कोलाइड विलयन जो तैयार होता है या कोलाइड का जो गुण आता है वो दो चीजों से आता है। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। ठीक है, ये कणों का फेस होता है। जो कोलाइड कण होते हैं उनका एक फेस है, तो उसको डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। अब ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज पर और निर्भर करता है, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी माध्यम कैसा है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो कैसा है। तो वो भी ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर ही ये कोलाइड जो विलयन होता है। अब देखिए विलयन गैस और पानी,
ठोस और द्रव किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रभाव हमारा दो चीजों पर निर्भर करता है। उस हिसाब से अगर हम आप यहां देखते हैं तो यहां पे आपको एक चार्ट दिया गया है जहां पे आप देख सकते हैं ये डिस्पर्सिंग फेस है और ये डिस्पर्सिंग मीडियम है। यहाँ पे देखिए द्रव है, मीडियम गैस है, किस तरह का इसका जो प्रकार होगा एरोसोल होगा। और उदाहरण की बात करें तो कोहरा, बादल, कुहासा ये जो होते हैं ये एरोसोल प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगर कणों का माध्यम ठोस है, कणों की जो प्रवस्था है वो ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है हमारा, ये भी एरोसोल जो होगा, एरोसोल कहेंगे, एरोसोल निकल रहा है, एरोसोल होगा। और इस उदाहरण अगर बात करें एरोसोल की उदाहरण तो यहाँ धुआं, स्वचालित वाहन, एग्जॉस्ट जो होते हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। अगर माध्यम गैस है, अवस्था गैस है और यहाँ पे माध्यम द्रव है तो फोम कहेंगे, जैसे शेविंग क्रीम होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक, मिश्रण के घटक, ठीक है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, मैंने बता दिया आपको। एक होता है सामांगी, एक होता है विषमांगी। विषमांगी में एक स्पेशल प्रकार का मिश्रण होता है जिसे हम कोलाइड कहते हैं, ठीक है। अब हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं। अक्सर होता है कि हमको, जैसे पानी और नमक है, हमको क्या करना है, पानी और नमक के विलयन में से जो हमारा घोल है उसमें से नमक अलग करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, उस घोल को आप गर्म करते रहिए और तब तक गर्म करिए जब तक कि सारा पानी भाप बन के उड़ ना जाए। सारा पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा तो नीचे हमारा नमक बचेगा, नमक को हम अलग कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग पदार्थों को अलग करने के, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे एक है यहाँ पे हमारा, देखिए, रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करें। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक मेथड देखिए दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्याही है उसको एक प्याले में हमने रख लिया और नीचे एक बीकर में हमने पानी रख के इसको गर्म किया, उसके ऊपर प्याली रख दी हमने। यहाँ पे गर्म करते हैं तो गर्म करने से ये प्याली भी गर्म होगी और प्याली से जो भाप बनकर है बाकी चीजें उड़ जाएंगी और यहाँ पे हमारा जो स्याही का कलर है वो सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण मेथड से हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। दूध से क्रीम को हम जो है किस मेथड से अलग करेंगे, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया है, अब केंद्रीय मेथड से, ठीक है। क्या, किस मेथड से, अब केंद्रीयकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन जो कहते हैं उस मैकेनिज्म से अलग करते हैं। सीधा सा सिंपल सा समझिए, गांव में दूध को मथकर या दही को मथनी से मथते हैं ना, तो वो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, उसी को सेंट्रीफ्यूगिंग कहते हैं, अब केंद्रीयकरण कहते हैं, ठीक है। उसी से हम जो दूध में कोलाइड की कण है उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया दूध से क्रीम अलग करना। वॉशिंग मशीन, आपका वॉशिंग मशीन भी इसी नियम पे काम करता है और आपके कपड़े धोता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा ना कि गोल गोल घूमता है, वो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही है, ठीक है, उसी के द्वारा ये कार्य करता है। अब दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें, यानी दो अघुलनशील ऐसे दो द्रव हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, फिर भी किसी ने दोनों को एक डब्बे में बंद कर दिया है, तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो कीप मेथड है, उसके लिए क्या करेंगे, पानी और मिट्टी के तेल का अगर मिक्सचर है तो पानी क्या होगा, भारी होता है तो नीचे आ जाता है और तेल हल्का होता है तो पानी के ऊपर मिट्टी का तेल आ जाएगा। कीप को खोल देंगे, जब पानी यहां तक पहुंच जाएगा तो कीप को बंद कर देंगे और मिट्टी का तेल अलग कर लेंगे। तो इसे हम कहते हैं कीप मेथड। इसके बाद एक आता है, अगर नमक और कपूर का मिश्रण है तो इसको हम कैसे अलग करेंगे। तो इसको अलग करने की विधि का नाम होता है ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि का एक्सपेरिमेंट या प्रयोग मैंने किया है। इस वीडियो के बाद मैं प्रयोग वाली वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को देख के आप ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, कैसे काम करती है, आप समझ सकते हैं पूरा प्रयोग के तौर पर देखकर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, आप देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि है। इसमें क्या होता है, यहां पे एक बार मैं समझा दूं। कपूर, एक प्लेट में कपूर और नमक का मिक्सचर रख लिया जाता है, उसको हम फिर गर्म करते हैं तो क्या होता है,
कपूर उड़ने लगता है, क्योंकि कपूर का जो मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, वो बहुत मेल्टिंग नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे इसका जो वेपराइजेशन पॉइंट है कह सकते हैं, वो बहुत कम होता है नमक की तुलना में। तो कपूर उड़ने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है, ठीक है। तो वो ऊपर चला जाता है और यहाँ चिपक जाता है, और नमक नीचे का नीचे ही बैठा रहता है। तो इस तरह से कपूर को नमक से हम अलग कर सकते हैं। क्या काली स्याही में डाई इंक है? कोई अगर जैसे इंक वाली स्याही होती है जिससे हम लिखते हैं, पेन, इंक वाली पेन में स्याही भरी होती है, पूछ रहा है कि क्या उसमें एक ही रंग होता है? तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को पता लगाने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, आप या तो एक चौक ले लीजिए या तो एक छन्ना पत्र होता है वो ले लीजिए, उसको स्याही के ऊपर हल्का सा टच कराइए, बहुत ही नाम मात्र का टच करा के 1 से 2 सेकंड टच कराइए, उसके बाद उसको हटा लीजिए। ठीक, हटाएंगे तो आप देखेंगे छन्ना पत्र या जो चौक है उसमें एक कुछ रेखाएं बनेगी, और वो रेखाएं अलग अलग कलर की होंगी। अलग अलग कलर का मतलब जिस कलर की स्याही होगी, स्याही तो हमारी ब्लैक कलर की है, लेकिन आप देखेंगे तो वो जो छन्ना पत्र पे जो स्याही चढ़ रही है वो कुछ अलग रंग की होगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो ब्लैक कलर की स्याही है वो अलग अलग रंगों से मिलाकर बनाई जाती है। तो इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग भी आप एक बार यहां देख लीजिए। क्रोमेटोग्राफी थोड़ी अलग सी विधि है। तो डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, यानी रंगों का पृथक्करण करने के लिए उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने के लिए करते हैं। रक्त से नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स को पृथक करने के लिए करते हैं। ब्लड से जो ड्रग्स अलग करते हैं उसको भी क्रोमेटोग्राफी से ही अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। अभी हमने ऊपर देखा घुलनशील द्रव नहीं थे तब कैसे अलग करेंगे, और यहां पे घुलनशील द्रव है तो कैसे अलग करेंगे। तो जैसे यहां पे देखिए दो द्रव है, एक एसीटोन है एक जल है, इन दोनों ये द्रव अवस्था में रहते हैं। द्रव अवस्था में इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक विधि होती है आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि के द्वारा हम इसको अलग करेंगे क्या, एसीटोन और हमारा जो द्रव है, तो यहां पर हमारे दो द्रव हैं, एक है हमारा पानी एक है एसीटोन। ठीक है, अब यहां पे पानी और एसीटोन आपस में एकदम मिल जाते हैं, आप इनको अलग नहीं देख सकते, अलग महसूस भी नहीं कर सकते। तो इसको अलग कैसे करेंगे। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे आसवन, सिंपल आसवन विधि जो होती है, इस आसवन विधि से हम ऐसे द्रवों को अलग कर पाते हैं जिनका, यहां पे देखिए, जिनका जो क्वथनांक का अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। जो 25 सेल्सियस नहीं, 25 केल्विन से कम का जो डिफरेंस रखेंगे उनके लिए हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस विधि को हम करते क्या है, देखिए, तो यहां पे एक डब्बे में या बर्तन में हम दोनों मिक्सचर को रख लेंगे, इसको गर्म करेंगे, यहां से एक पाइप हम जोड़ देंगे और यहां पे एक बर्तन रख देंगे। करेंगे क्या, यहां से गर्म करेंगे तो यहां वाष्प तैयार होगा, वाष्प से यहां इस रास्ते से यहां पे आएगा, यहां से हम ठंडा पानी डालेंगे और यहां से ठंडा पानी निकालेंगे, तो ये एक बर्तन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वाष्प यहां तक आएगा वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर बूंद के रूप में यहां पे इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं आसवन विधि। यहां पे इकट्ठा क्या होगा, यहां पे इकट्ठा होगा एसीटोन। ठीक, क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से कम होता है, तो एसीटोन जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा पानी की तुलना में। तो पहले वाष्पीकृत एसीटोन होगा तो एसीटोन जाके इकट्ठा हो जाएगा हमारा नीचे बर्तन में। तो यह है आसवन विधि। ठीक है, बाकी अब मैंने आपको बता दिया कि जब 25 केल्विन से कम का क्वथनांक अंतर होगा किन्हीं दो घुलनशील द्रवों में, तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ के लिए हम उपयोग करते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है, वायु से, हवा से गैसों को अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पे देखिए हवा से जब हम चीजों को अलग करते हैं तो पहले तो यहां देख लीजिए कैसे अलग करते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां पे क्वथनांक की बात करें तो ऑक्सीजन का -183 होता है, आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। ठीक है,
तो यहां पे आते हैं हम, कैसे हम वायु से इनको अलग करते हैं। ठीक है, जैसे हमें हवा से अगर ऑक्सीजन अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, एक तरफ से हमारा ऑक्सीजन आएगा, सॉरी हवा आएगी, ये वायु अंदर आई, यहां इस चैम्बर में पहुंची, यहां पे पिस्टन लगे होते हैं, ये पिस्टन दोनों तरफ से दबाव उत्पन्न करते हैं और यह हवा दब जाती है, और दबने के कारण यह हवा गर्म हो जाती है। तो गर्म वायु ऐसे जाती है, इस चैम्बर में आती है, यहां से क्या होता है, ठंडा पानी यहां से डालते हैं और इस पाइप के माध्यम से ऐसे से गोल गोल घूम के क्या होता है, ठंडा पानी यहां से निकल जाता है, और ये गर्म वायु यहां पे आती है और फिर इधर से ठंडी हो जाती है, ठंडी होके यहां से निकल जाती है, यहां पे यहां तक आती है। अब यहां पे एक टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो यहां से हमारा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस हमको प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फिर बाकी जो बचता है उसको आगे, द्रवित वायु को आगे भेजते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन यहां से हम निकाल लेते हैं, प्रभाजी आसवन अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, यहां पे अलग अलग तापमान पर इसको ठंडा करके हम आर्गन को निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बचता है वो ऑक्सीजन होता है, आगे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये होता है प्रभाजी आसवन, कि अलग अलग चैम्बर बना के वहां पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाता है, और उस चैम्बर में उस टेम्परेचर के उपयुक्त जो पदार्थ होगा वो वहां रुक जाएगा, बाकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी, और अगले चैम्बर में पहुंच के टेम्परेचर थोड़ा अलग होगा तो उस उपयुक्त टेम्परेचर के हिसाब से वहां पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा और बाकी चीजें फिर आगे बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से जो पृथक्करण होता है उसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप कि हवा से ऑक्सीजन को कैसे हम अलग करते हैं। ठीक है, अब चलिए, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। ठीक है, अब शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है तो उसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। कॉपर जो भी नमूना है आपका उसको लीजिए आप और उसको एक विलेन में डालिए, पानी में डाल के खूब घोलिए, इतना मिलाइए कि आपको ये पता चले कि अब ये नहीं घुलेगा। तो आप क्या करिए, जब आपको ये महसूस हो जाए कि अब कॉपर सल्फेट और नहीं घुल रहा है उसमें, तो उसको विलेन को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और कॉपर सल्फेट घुल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसको एक जगह स्थिर रख दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, उसको एक जगह छानकर स्थिर रख दीजिए। छानकर उसके बाद रख देना है, कुछ घंटों के लिए आप रख देंगे तो ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे, और वो जो क्रिस्टल होते हैं वो कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे वहां से। ठीक है, चलिए, ये है हमारा जल घर में शुद्ध जल कैसे प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध जल प्राप्त करने के तरीके देख लीजिए। आपने बारिश का जल तो वैसे ही शुद्ध होता है, लेकिन मान लीजिए कहीं से और आपने जल भरा, जल भंडारण कर लिया, उसको एक यहां पे हम भेज देंगे इस टैंकर में। ठीक है, अब इस टैंकर में जब ये आ जाएगा तो कुछ जो भारी कण होंगे वो यहां बैठ जाएंगे, उसके बाद पानी यहां पे आएगा, यहां भी कुछ अशुद्धियां जो होंगी, भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी होगा आगे बढ़ जाएगा। यहां पे इस चैम्बर में आप महीन बालू से लेके बड़े बड़े गिट्टी, लोहे नहीं, गिट्टी के कण, पत्थर के कण यहां पे रखे होते हैं, भरे होते हैं। तो पानी क्या होता है, यहां से इसमें जाके इकट्ठा होता है। ये वाला पाइप यहां पे नीचे लगाया जाता है जाली के साथ। ठीक है, यहां पे ऊपर लगा दिया इन्होंने। उसके बाद ये पाइप जो है, इस पाइप के थ्रू यहां से छनकर पानी इस टैंकर में जाता है। ठीक है, तो यहां से तो पानी जो भी कण युक्त होते हैं, बड़े कण छोटे कण, वो सारे छनके आ जाता है। अब यहाँ पे जीवाणुओं से प्रिकॉशन लिया जाता है, तो यहाँ पे पानी का क्लोरीनीकरण किया जाता है, क्लोरीन मिक्स किया जाता है, और उसके बाद ये पीने योग्य हो जाता है और घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम पानी को भी शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। क्रिस्टलीकरण विधि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से हम शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। सेम तरीका है नमक के क्रिस्टल भी प्राप्त करने के, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के। ठीक है, अब आते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है
वो निर्भर करता है रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, क्वथनांक आदि पर। ठीक है, ये निर्भर करता है इन चीजों पे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके बाद आप उसमें मिले हुए जो अवयव हैं उसको अलग अलग नहीं पहचान सकते, यानी उसमें उन अवयवों के गुण नहीं रह जाते। ठीक है, देखिए आगे यहां पे हम देखेंगे, जैसे एक उदाहरण तौर पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के दो जो अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु और यहां पे ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारा H2O बनता है। ये हमारा तैयार हो गया पानी। ये है हमारा क्या, एक यौगिक, यानी रासायनिक क्रिया हुई यहां पे तब जाके ये तैयार हुआ। लेकिन अगर इस पानी को हम ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और इसी को गर्म करें तो हमारा वाष्प बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वाष्प से हम इसको फिर से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से फिर से इसको पानी बना सकते हैं। तो जहां पे किसी परिवर्तन को हम वापस दोहरा सकें उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जहां पर हम एक बार क्रिया होने के बाद उसको दोहरा ना सकें वो रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे देख लीजिए, अब जलना क्या है, जैसे कागज है, कागज को आपने जला दिया तो जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन आपने कागज को मोड़कर रखा है तो वो क्या है, वो भौतिक परिवर्तन है। आप कागज को चाहें फिर से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन है। एक चीज और, अक्सर आपने देखा होगा पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया होता है ना, इस प्रक्रिया में दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक, दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो मोमबत्ती जलने पर जो गलती है, गलकर नीचे गिरती है, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती के बीच में जो धागा होता है वो जो जलता है वो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके जलने की वजह से मोमबत्ती के वाष्प हवा में उड़ते रहते हैं, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये अंतर बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के अवयव जो है वो पुनः अपना रूप प्राप्त कर सके। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें जो अवयव है या पदार्थ है वो अपना पहले का गुण खो देते हैं और नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहां पर आते हैं हम, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हमने पढ़े कि वो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब यहां शुद्ध पदार्थ कहें तो तीन तरह के कह सकते हैं। एक तो होता है हमारा जिसको हम धातु कहते हैं, एक होता है जिसको अधातु कहते हैं, एक होता है हमारा जिसको हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एक तरह से उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड को हम उपधातु कहते हैं। अब यहाँ पे तत्व शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था रॉबर्ट बायल ने किया था, और फ्रांस के जो रसायनक थे एंटोनी लावाइज ने, इन्होंने भी जो तत्व की परिभाषा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे तत्वों को साधारणतया अगर कहें तो तीन वर्गों में बांटा गया है। एक है हमारा धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, और उपधातु जिसको हम मेटलॉइड कहते हैं। सबके यहाँ पे हम गुण देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं धातु के गुण। इनके गुण क्या होते हैं? ये चमकीले होते हैं। मैंने अभी जल्दी ही एक प्रयोग किया है सोडियम का। सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन कैसा होता है, और टाइटल में लिखा होगा कि प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हुए धमाका हो गया। उस वीडियो को आप देखिए, वहां पे मैंने सोडियम मेटल को काट के दिखाया है, वो कितना चमकदार होता है चांदी की तरह, वो चीज आप देख सकते हैं। ये होता है धातुओं का गुण। ठीक है, तो ये चमकीले होते हैं। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, या तो सफेद या सोने की तरह पीले रंग की चमक इनके अंदर होती है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके अंदर तन्यता होती है, यानी इनको हम तार की तरह खींच सकते हैं। आपने देखा हो बिजली के तार या जो सोने के तार, ये सब आपने सुना होगा कि तार खींचे जाते हैं। ये आघातवर्धे होते हैं, यानी इनको पीट पीट कर हम एक बहुत सारी पतली चद्दर तैयार कर सकते हैं।
ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यानी इनको अगर हम ठोके तो इनके अंदर से ध्वनियां प्राप्त होती हैं हमें। ये होते हैं धातुओं के गुण। अब यहां पर तो उदाहरण के तौर पे पहले देख लेते हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु के उदाहरण है। ठीक है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं अधातु पर। अधातु क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चमकीली, इनके अंदर चमकीला गुण नहीं होता, प्रतिध्वनि का गुण नहीं होता, आघातवर्धन का गुण नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब जो है ये अधातु हैं। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहती है। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण रखते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, यानी मेटलॉइड कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपने देखा होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब यूज होते हैं हमारे जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए तो यहां पे थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं, 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से 92 तत्व जो है प्राकृतिक हैं, बाकी शेष मानव निर्मित पदार्थ हैं, तत्व हैं। ठीक है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं, पारा तथा ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान से थोड़े से जस्ट ऊपर तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे अगर ये रहे तो ठोस अवस्था में रहेंगे, और जैसे ही गैलियम को आप अपने हाथ में लेंगे ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है। मैं आपको ये धातु जरूर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, यानी इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, पारा की, ब्रोमीन की और ये जो हमारा है गैलियम की। ठीक है। अब आते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, मिश्रण और यौगिक 2 चीजें होती हैं। मिश्रण किसी भी अनुपात में पदार्थों को मिला दिया जाए तो वो मिश्रण हो जाता है, और मिश्रण में जो भी पदार्थ मिले हैं उनके गुण विद्यमान रहते हैं। यौगिक क्या है, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मिले हुए पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है, और इनमें मिले हुए तत्वों या पदार्थ जो है, जो भी पदार्थ इसमें मिलाए जाएंगे वो अपने मूल गुण को खो देते हैं और नए गुण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है ये मैंने यहां पे बता दिया आपको। ठीक है। यौगिक जो होता है ये रासायनिक तौर पर निर्मित होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यौगिक रासायनिक तौर पर निर्मित होते हैं। चीनी पानी को तो आप चम्मच से मिला के भी तैयार कर सकते हैं, तो वो तो मिक्सचर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप पानी का अणु नहीं बना सकते जब तक आप रासायनिक क्रिया नहीं कराएंगे। ठीक है। तो ये अंतर होता है यौगिक और मिश्रण में। एक अंतर ये भी आप याद कर लीजिए। अब देखिए यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, बहुत बढ़िया, इसको समझिए। एक समूह है, इसको लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर पीसकर मिलाने को दिया गया, इसने इसको पीसकर मिला दिया। दूसरा समूह है, इसको लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर दिया गया, लेकिन इसको गर्म करके मिलाया गया। तीसरा समूह है कि प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करता है। ठीक है। तो पहले समूह में क्या हुआ, पहले समूह ने जब लोहे का चूर्ण और सल्फर का पाउडर मिलाया तो इससे प्राप्त हुई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो कि रंगहीन और गंधहीन होती है और ज्वलनशील होती है। आप इसका जांच बिल्कुल मत करिएगा, इसका जांच करके प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको हर चीज बहुत आसानी से मिलती रहेगी। इसके बाद जो दूसरा समूह था उसने क्या किया, उसको भी हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुई। हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुई, जिसकी जो गंध होती है वो सड़े अंडे की जैसी होती है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है आप लोग से वाइवा में या 1 नंबर के प्रश्न में कि सड़े अंडे की जैसे बदबू वाला गैस का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसको कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे ये गैस तब मिली जब हाइड्रोजन लोहे के चूर्ण को और सल्फर पाउडर को हमने गर्म किया। ठीक है। अब इसमें हम चुंबक से इसको जांच करें तो आप देखेंगे कि जो पहले समूह ने जो भी तैयार किया था वहां से लोहा चुंबक में चिपक जाएगा, लेकिन लोहे का गुण इसके अंदर मौजूद था तो चिपक गया। लेकिन दूसरे समूह ने जो भी गर्म करके जो चीज तैयार की उसके अंदर लोहे का गुण नहीं रह गया और चुंबक उसको नहीं चिपका पा रहा था। ठीक है। ये होता है अंतर जो है हमारा रासायनिक और भौतिक मिक्सचर में। ये तो हमारा भौतिक मिक्सचर हो गया, लेकिन ये हमारा रासायनिक मिक्सचर हो गया समूह 2 वाला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे।
यहाँ पे एक टेबल दी गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? तो देखिए, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि यौगिक की बात करें, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी मिश्रण का संगठन जो होता है वो परिवर्तनीय, परिवर्तित हो सकता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, यानी बहुत ही कठिन होता है एक तरह से इसको परिवर्तित करना। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से पुराने पदार्थ के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। घटक को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, पर यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ये होता है मिश्रण और यौगिक का अंतर। ठीक है, तो ये चीजें उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें से एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण, यानी मिश्रण का मतलब अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में हमारा तत्व आता है और एक आता है यौगिक, और मिश्रण में यानी अशुद्ध पदार्थ में हमारा एक समांगी आता है, एक विषमांगी आता है। तो तत्व हमारा कैसा होता है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन आदि। ठीक। यौगिक क्या है? ये रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों या तत्वों में विघटित किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ठीक। अब जैसे पानी है तो H2O, इसको हम रासायनिक क्रिया द्वारा, हाँ एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी से हम हाइड्रोजन गैस कैसे अलग कर सकते हैं, वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको जल्दी ही दिखा दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि हम घर पर बैठे हाइड्रोजन गैस पानी के साथ विद्युत क्रिया द्वारा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अलग कर सकते हैं। इसके बाद समांगी मिश्रण, मैंने बताया समान संगठन होता है इसमें, जैसे पानी और चीनी का घोल। विषमांगी मिश्रण असमान संगठन होता है इसमें, जैसे पानी और नमक का घोल, पानी, चीनी, नमक का घोल, बालू, चीनी, नमक का घोल, ये सब असमान संगठन है, इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए, तो इस पाठ में हमने क्या सीखा अब तक, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में किसी भी अनुपात में चीजें मिली हुई होती हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक और छोटे अवयव को विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन होता है। एक इकाई आयतन में कितना विलय पदार्थ उपस्थित है, उसी को हम कहते हैं जो है विलयन की सांद्रता। आगे देखते हैं, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्शन फेज कहते हैं, और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इसके बाद शुद्ध पदार्थ तथा शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित या संयोजन से निर्मित होता है। तो शुद्ध पदार्थ तत्व को भी कह सकते हैं, यौगिक को भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध पदार्थ क्या है हमारा? जो एक ही प्रकार के कणों से निर्मित हो। ठीक है, क्या कहेंगे? एक ही प्रकार के कणों से निर्मित हो। आगे, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के
गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये था, हमने एक बार रिवाइज कर लिया पूरे पाठ को। अब यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये अभ्यास प्रश्न हल कर पाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और जो मैटर हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।